Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हमने लास्ट टाइम नेचर ऑफ वेव्स और नेचर ऑफ ईएम वेव और पॉइंटिंग वेक्टर किया था। नेचर ऑफ ईएम वेव में एक इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ईएम वेव का वो मुझे बताना रह गया था, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो ये नेचर ऑफ ईएम वेव में आपको नोट करना है। नेचर ऑफ ईएम वेव में एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना है, जो भी नंबर हो उसका। रिप्रेजेंटेशन and graph of an EM wave, ओके। तो इसका मैं यहाँ पे ग्राफिकल डायग्राम भी बताऊँगा और इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा उसे बता दूँगा। सो इतना हम ऑलरेडी जानते हैं EM वेव के बारे में कि यहाँ पे तीन डायरेक्शंस वेक्टर हैं, तीन डायरेक्शंस हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और एक वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। सो यहाँ में तीनों को, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी हमें पता है। तो तीनों को यहाँ पे एक एक करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन और सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनोसॉइडल फॉर्म में प्रोपोगेट कर रही हैं, तो सबका ग्राफ साइनोसॉइडल बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज जेड एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं जेड एक्सिस में साइनोसॉइडल वेव से रिप्रेजेंट करूँगा। ये ब्लू से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। सो ये डायरेक्शन है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स इंस्टेंटेनियस वेक्टर्स टाइप से होंगे, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल्सो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द जेड एक्सिस प्लेन, जेड एंड एक्स एक्सिस प्लेन, और इनके वेक्टर जो होंगे वो जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे ये रेड वाला है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में ब्लू वाला। ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब डायरेक्शन इसकी किधर होगी? डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकालनी है। इसकी जो डायरेक्शन आएगी वही हमारे वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे ई वेक्टर है वाई कैप यानी जे कैप, और बी वेक्टर है जेड एक्सिस यानी के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप ये होता है आई कैप यानी एक्स एक्सिस। तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेव प्रोपोगेशन हो गया इस डायरेक्शन में, वी वेक्टर या सी वेक्टर जो भी हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब इनकी इक्वेशंस और बना लेते हैं एक बार। तो इनकी इक्वेशंस क्या क्या फॉर्म होंगी? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई एक्सिस, तो वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे ये स्पीड की डायरेक्शन आएगी वो एक्स एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, तो बी जेड इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हो जाएंगी। बाकी सी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है, वो हमें ऑलरेडी पता है, और डायरेक्शन हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो हमने देख ली। सो ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये हमारा नेचर ऑफ ईएम वेव में आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा और ऐड करना है, बाकी वो वहाँ पे फिनिश हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़, हमने ईएम वेव का नेचर जो होता है उसके बारे में सारी बातें कर ली हैं।
अब जो हमारे पास EMA स्पेक्ट्रम है जिसमें नोन वेव्स हमें पता है किस प्रॉपर्टी की होती हैं, किस किस तरीके से वो प्रोड्यूस होती हैं और किस किस एप्लीकेशन में वो काम आती हैं, उनके बारे में बात करनी है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ EM स्पेक्ट्रम. इंपॉर्टेंट टॉपिक है EM स्पेक्ट्रम. ओके, तो इसमें जितनी भी टाइप की वेव्स होती हैं उनके बारे में बात करनी है. तो पहले मैं सबके नाम बता दूँ, आपने नाम ऑलरेडी सुने होंगे. मैं यहाँ पे नाम ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में लिख रहा हूँ. तो सबसे लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, इसके बाद विजिबल, और इसके बाद अल्ट्रावायलेट, और इसके बाद एक्सरेज. एक्सरेज भी दो टाइप की होती हैं, लो एनर्जी एक्सरेज और हाई एनर्जी एक्सरेज. और सबसे हाई फ्रिक्वेंसी की, सबसे हाई एनर्जी की हैं गामा रेज. अब इसी में विजिबल का स्पेक्ट्रम भी हम याद रखते हैं. विजिबल के स्पेक्ट्रम फिर से ये डिवीज़न आ जाएगा और फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है नीचे की तरफ. तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है रेड कलर की, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. तो विबग्योर स्पेक्ट्रम जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर. ओके, ठीक है. तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी और इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में है, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hf, यानी एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी. तो सबसे लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स की है और सबसे लो एनर्जी भी रेडियो वेव्स की है एक फोटोन के लिए, और सबसे हाई एनर्जी गामा रेस की है और सबसे हाई फ्रिक्वेंसी भी गामा रेस की है. और विजुअल स्पेक्ट्रम में सबसे लो एनर्जी रेड कलर की है या और सबसे लो फ्रिक्वेंसी भी रेड कलर की है, सबसे हाई एनर्जी और सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वायलेट कलर की है. ठीक है. और ऊपर की तरफ और इसके अपोजिट साइड यानी ऊपर की साइड इंक्रीजिंग वेवलेंथ है. इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, और एनर्जी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जिसकी एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी. तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है. वेवलेंथ का मतलब बेसिकली साइज़, एक साइकिल का साइज़. तो सबसे बड़ा साइज़ रेडियो वेव्स का होता है, सबसे छोटा साइज़ गामा रेज का होता है. तो साइज़ के कंपैरिजन में हम क्या बोल सकते हैं, दैट द शॉर्टर इज़ द वेव, द हायर एनर्जी इज़ ऑफ द वेव, द हायर फ्रिक्वेंसी इज़ ऑफ द वेव. जो जितना छोटा साइज़ की वेव है उतना उसका एनर्जी हाई होगी, उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी. अब इनके बारे में इंडिविजुअल बात करते हैं एक एक करके. फर्स्ट, रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स, ओके. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बस पॉइंट्स के फॉर्म में बताऊंगा मैं, उनसे आपको याद रखना है इसको. These are produced by motion of charges in conducting wires या conducting rods या wires. और एक और इसका वे है इसको प्रोड्यूस करने का, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो जो हमने LC सर्किट पढ़ा था वो इसी काम में आता है. उस सर्किट को हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज है. अब देखो यहाँ पे दो रेंज आएंगी, एक फ्रिक्वेंसी की रेंज आएगी, एक वेवलेंथ की रेंज आएगी. तो हमें दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनमें से कोई भी एक याद कर लो रफली, और दूसरा वाला आप निकाल सकते हो सिंपल एक फॉर्मूले से, C=F × लैम्डा, वेयर C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो आपको अगर या फ्रिक्वेंसी पता है या वेवलेंथ पता है, आप उससे दूसरी चीज़ निकाल सकते हो. तो दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रेंज याद करो, वो भी रफली आपको याद करनी है. तो मैं फ्रिक्वेंसी की रेंज यहाँ पर बता देता हूँ. वेवलेंथ की रेंज आप निकाल के लिख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं, उनमें दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना, बेटर है फ्रिक्वेंसी की रेंज याद करो. तो फ्रिक्वेंसी की रेंज रेडियो वेव्स के लिए होती है 500 किलोहर्ट्ज़ टू 1000 मेगाहर्ट्ज़. अब रेडियो वेव्स भी कई टाइप की होती हैं.
और इनका मेन यूज़ जो है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, और इनके मैं अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स बताता हूँ। टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स, तो ये है हमारे पास फर्स्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यानी AM वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है मैं कभी आपको बताऊंगा, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है ये यहाँ पे, तो मैं इसे बाद में डिटेल में आपको बताऊंगा मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली उसको कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है मॉड्यूलेशन। उसमें कई सारे टाइप होते हैं, हम एम्पलीट्यूड से कर सकते हैं, फेज से कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी से कर सकते हैं। तो 3 टाइप के मेन मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज़ मॉड्यूलेशन। इनमें से एक टाइप का मॉड्यूलेशन का जो नाम है वो बहुत फेमस है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी 530 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1000। ये फ्रिक्वेंसी की रेंज आपको याद करना कंपलसरी नहीं है, आपको रफ याद रहेगा तो भी चलेगा। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो गया 530 किलोहर्ट्ज़ टू 1710 किलोहर्ट्ज़, और इसका यूज़ होता है ग्राउंड टू ग्राउंड सिग्नल में, ग्राउंड टू ग्राउंड कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। कम्युनिकेशन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये टाइप्स की रेंज अगर नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, मेन रेडियो वेव्स की रेंज क्या होती है वो आपको याद करना ज़रूरी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स के बाद आती हैं शॉर्ट वेव्स, इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की, इससे ज़्यादा एनर्जी की शॉर्ट वेव्स। इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 1710 मेगाहर्ट्ज़ टू, किलोहर्ट्ज़, 700 किलोहर्ट्ज़ टू 54 मेगाहर्ट्ज़, और ये यूज़ होती हैं स्काई वेव कम्युनिकेशन में। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है वो ग्राउंड टू ग्राउंड कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, ये स्काई वेव कम्युनिकेशन में यानी लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती हैं, स्काई वेव कम्युनिकेशन। थर्ड है टेलीविज़न वेव्स। टेलीविज़न वेव्स, इनकी रेंज थोड़ी सी और ज़्यादा हाई है, ये है 54 मेगाहर्ट्ज़ से 890 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, और ऑब्वियस है इसका यूज़ कहाँ पर होता है, टेलीविज़न कम्युनिकेशन के लिए। टेलीविज़न कम्युनिकेशन या टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट वाली सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम आपने बहुत सुना हुआ है, बहुत फेमस नाम है ये भी मॉड्यूलेशन का एक टाइप है, और उसका नाम है FM, यानी ये वही है जो FM रेडियो होता है। FM रेडियो की कम्युनिकेशन में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, इसलिए उसका नाम FM रेडियो होता है। और इसका यूज़ आपको पता ही है, FM सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में FM रेडियो में इसका यूज़ होता है, और इसकी रेंज है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, और यूज्ड फॉर FM रेडियो। ओके, ये रेडियो वेव्स के टाइप थे। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज़ माइक्रोवेव। हम इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में जा रहे हैं। सो नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में फर्स्ट पॉइंट, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स। एग्जाम्पल के लिए क्लिस्ट्रॉन, ये एक टाइप की वैक्यूम ट्यूब का नाम है क्लिस्ट्रॉन, और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज़ यानी 10⁹ हर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ यानी 10⁹ से लेके 10⁻11 हर्ट्ज़ के आसपास इसका रेशियो रहता है। आप वैसे याद रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। 10⁹ हर्ट्ज़ से लेके 3 × 10⁻11 हर्ट्ज़ तक की इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज है। वेवलेंथ की रेंज आप अपने आप निकालना, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है।
थर्ड, इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस हैं इसके, रेडार वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। तो हाँ, रेडार में इसका यूज़ होता है। और एक बहुत फेमस यूज़ है जो हर घर में इसको यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव अवन्स में। अवन्स के अंदर माइक्रोवेव यूज़ करी जाती हैं, उससे फूड गर्म होता है। कैसे उसकी प्रोसेस होती है वो आगे मैं एक टॉपिक में बताऊंगा इसे शॉर्ट में। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी ऑफ रेडियो वेव्स इज इंफ्रारेड रेडिएशन। और इसका एक दूसरा नाम होता है हीट वेव्स या हीट रेज। और इसका रीज़न ये है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे ये एमिट होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज़। और हॉट का मतलब है जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला हॉट होता है, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं उन टेम्परेचर पर ये प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इनको हॉट बॉडीज़, हॉट रेज बोलते हैं। अदरवाइज सारी रेज हॉट रेज ही हैं, एक्चुअली सारी रेज हीट रेज ही हैं। एक डिफरेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो एमिट होती हैं। जो जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी की उतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो एमिट होती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th के वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमें ये बताया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इंफ्रारेड को स्पेसिफिकली हीट रेज बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर जो होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के उन पर वो एमिट होती हैं। तो ये बस कम्युनिकेशन के लिए नाम आ गया है, टेक्निकली करेक्ट नाम नहीं है ये। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज़ and basically by vibration of molecules and atoms, by vibration of molecules and atoms। क्योंकि हीट वही होती है, ये हमने केटीजी में पढ़ा हुआ है। हीट का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है, जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम वहाँ पे टेम्परेचर, उसके एवरेज को हम टेम्परेचर बोलते हैं। सो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, इनकी वजह से प्रोड्यूस होती है। इनको हम हीट रेज या हीट वेव्स बोलते हैं। इसकी रेंज है 10⁻11 हर्ट्ज से लेके 10⁻14 हर्ट्ज, ये इसकी रेंज होती है। उसके यूजेस बहुत सारे हैं। मेनली इसे इंफ्रारेड कैमरे में यूज़ करते हैं, तो ये इंफ्रारेड कैम में यूज़ होती है। इंफ्रारेड कैमराज, सैटेलाइट्स जो पिक्चर्स लेते हैं अर्थ की और अर्थ का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उन सैटेलाइट्स में यूज़ होती है। थर्ड, फिज़िकल थेरेपी के लिए यूज़ होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट में फिज़िकल थेरेपी। और स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से निकलती हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प करती हैं स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गया इंफ्रारेड। अब सबसे फेमस टाइप की रेज आएंगी जिनको हम शॉर्ट में बेसिकली लाइट बोलते हैं। दीज आर विजिबल लाइट। ओके, तो पूरे ईएम स्पेक्ट्रम में जो हमें रेंज दिखती है वो विजिबल लाइट के फॉर्म में है, इसलिए ऑब्वियसली इसके विजिबल लाइट बोलते हैं। और दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एटम डी एक्साइटेशन। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं, तो जो प्रोसेस होती है उसको हम डी एक्साइटेशन बोलते हैं। और जब वो लो से हाई में जाते हैं तो उसको एक्साइटेशन बोलते हैं। तो डी एक्साइटेशन में जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आ रहा है तो वहाँ पर वो लाइट एमिट करता है। इसकी रेंज है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़, ये इसकी रेंज है। और इसका सबसे मेन यूज़ तो ऑब्वियसली इट मेक्स अस अनेबल टू सी द वर्ल्ड। और इसको फोटोग्राफिक इमेजिन फ़ोटोज़ या कैमरा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ आप वो भी बोल सकते हैं, कैमरा यानी फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में भी इसका यूज़ है, वो भी इसका पार्ट है। फिफ्थ है अल्ट्रा विजुअल के बाद जो हाई एनर्जी वेव्स होती हैं विजुअल से ज़्यादा, वो है अल्ट्रा वायलेट। क्योंकि विजुअल में जो सबसे हाई एनर्जी रेज होती हैं वो होती हैं वायलेट,
और जो वायलेट से भी ज़्यादा वायलेट होता है उसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। ऐसे ही पीछे की तरफ जाओगे तो रेड आता है, रेड सबसे लो एनर्जी है, तो रेड से भी ज़्यादा रेड यानी रेड से भी लो एनर्जी वो इंफ्रारेड हो जाता है। तो नेक्स्ट है यूवी रेस। यूवी रेस फर्स्ट पॉइंट आर प्रोड्यूस्ड बाय very hot bodies like sun, very hot bodies like sun। तो ऑब्वियसली इसके लिए जितना ज़्यादा हम एनर्जी ज़्यादा करते जाएंगे वेव्स की, रेस की, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी उतनी ज़्यादा हमें हॉट बॉडी चाहिए होगी, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा उनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो यूवी रेज में हमें सन जितना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनके प्रोडक्शन के लिए। तो इसकी रेंज है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 5 × 10⁻16 हर्ट्ज, और these are harmful for life, most of life including humans on earth obviously। C इसके यूजेस और हार्मफुल का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, विजिबल से ऊपर जो रेज हैं वो हार्मफुल रेडिएशन में आती हैं, कोई भी यूवी हो, एक्सरेज हो, गामा रेज हो, जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी की रेज हैं वो उतना ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, और उससे विजुअल से जो नीचे हैं वो उतना कम खतरनाक है, वो नॉन हार्मफुल रेडिएशन है। तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोस ये इतना हार्मफुल नहीं है, विजुअल से ऊपर एक्सरेज, गामा रेज एंड यूवी ये हार्मफुल है क्योंकि ये हाई एनर्जी रेज है। और स्पेशली हम यूवी में हार्मफुल ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि यूवी काफ़ी अमाउंट में होता है एटमॉस्फेयर में, सन से आता है, इस वजह से। एक्स रेज, गामा रेज इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए उतना खतरा हमारे लिए नहीं है। अगर वो सेम अमाउंट में हो तो ऑब्वियसली लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी अर्थ पर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगी हमारे किसी भी लिविंग बॉडी के सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो यूजेस हैं, बिकॉज दीज आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, तो इनका ऑब्वियस यूज़ होगा टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, इनको करने के लिए। और दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो सैनिटाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सैनिटाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका और भी मेडिकल इसके यूज़ हैं, जैसे एक स्पेशल टाइप की सर्जरी होती है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लेजिक सर्जरी, इसमें भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूवी रेज। नाउ इसके बाद है इससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी की रेज, एक्स रेज। तो एक्स रेज में जो प्रोडक्शन है ये होती है प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे ट्यूब, और इसका डिटेल वर्जन आएगा आगे के चैप्टर में, वहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये एग्जैक्टली प्रोड्यूस हो रही है। मैं यहाँ पे रफली बता देता हूँ। एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर bombarded on high atomic material like molybdenum, high atomic weight material like molybdenum, तो उससे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। इसकी रेंज है 10⁻16 हर्ट्ज से लेके 10⁻21 हर्ट्ज। और इसका यूज़ इन मेडिसिन का मतलब मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट के लिए, और जो हम क्रैक्स की फ़ोटो खींचते हैं, बोन्स में जो फ्रैक्चर होता है उनकी फ़ोटो खींचते हैं, उसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, जो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है कैंसर का उसमें, क्योंकि ये इतनी हाई एनर्जी है, ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इन डिटेक्टिंग फॉल्ट्स का मतलब है जो मटेरियल में क्रैक्स होते हैं और फॉल्ट्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए, डिटेक्टिंग फॉल्ट्स एंड क्रैक्स इन मेटल्स या मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, इसमें इसका यूज़ होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स रेज। नाउ सबसे हाई एनर्जी की रेज होती हैं, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी और सबसे हाई एनर्जी गामा रेज। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस,
इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है एटम का, जब वो स्टेबिलिटी में आता है, डी एक्साइटेशन उसका होता है, तब गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। एटम की डी एक्साइटेशन में विजिबल लाइट और यूवी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये रेडियो एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 टाइप की रेज निकलती हैं। अल्फ़ा बीटा रेज नहीं है, बेसिकली पार्टिकल्स हैं। गामा एक्चुअली ईएम रेडिएशन है। सेकेंड, इसकी रेंज सबसे हाई एनर्जी की इसकी रेंज है ग्रेटर दैन 10⁻18 हर्ट्ज़। बस इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा एनर्जी की जो भी फ्रिक्वेंसी आती है वो सारी गामा रेडिएशन के कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट, इसके यूजेस। फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर थेरेपी के लिए, और साइंस न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ किया जाता है इसको, साइंस न्यूक्लियर रिसर्च। ओके, ठीक है। तो ये मैंने यूजेस, प्रोडक्शन और रेंज बता दी अभी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है जो मैंने नहीं लिखवाई थी, 4th पॉइंट सब में, एंड दैट इज़ इनके डिटेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो सबका डिटेक्शन मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे और इस डिटेक्शन वाले पॉइंट को सब में 4th पॉइंट की तरह ऐड करते जाना है। तो जो 7 हमने टाइप की रेज लिखी है, इनमें 4th पॉइंट ऐड करेंगे सब में कि हाउ टू डिटेक्ट दीज रेज, कौन सी डिवाइसेज हैं जिनसे इनको डिटेक्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर डिटेक्शन का अलग से ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को हम एंटीना से डिटेक्ट करता है। जो हमारे पुराने टीवीज़ में एंटीना लगा होता था, या एफएम रेडियो में, या जो नॉर्मल रेडियो आते थे पहले, उनमें जो एंटीना लगा होता था, उसमें बेसिकली यही प्रोसेस होती है। उसमें जो ऑसिलेशन होता है, जब ईएम वेव आती है, उसमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन से हम डिटेक्ट करते हैं उनको। तो एंटीना इसके लिए यूज़ किया जाता है, मेटेलिक एंटीना। सो इसका है रिसीवर एंटीना। सेकंड, माइक्रोवेव का जो डिटेक्शन है वो पॉइंट कांटेक्ट डायोड से किया जाता है। डायोड और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आगे के चैप्टर में आएगा, सेमीकंडक्टर्स में, पॉइंट कांटेक्ट डायोड्स। थर्ड, इंफ्रारेड का डिटेक्शन थर्मोपाइल एक डिवाइस है, उससे किया जाता है। थर्मोपाइल्स और बोलोमीटर और इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। जैसे नॉर्मल फोटोग्राफिक फिल्म होती है, पुराने कैमरों में जो नेगेटिव फिल्म आती थी जिस पर हम फोटोग्राफ खींचते थे, इसी टाइप की इंफ्रारेड और यूवी के लिए भी आती है। तो उस पर हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म। और नेक्स्ट है विजिबल। तो विजुअल को हम ऑब्वियसली फ़ोटो सेल से, आई से और फोटोग्राफिक प्लेट से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये है आई, फोटो सेल्स या फोटो डायोड और फोटोग्राफिक फिल्म। ETC। नेक्स्ट है यूवी लाइट का डिटेक्शन किया जाता है, इसके लिए भी फिल्म यूज़ करी जा सकती है। और कुछ एनिमल्स इसे आई से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो वो लेकिन ह्यूमंस के लिए नहीं है पॉसिबल, तो नहीं लिखेंगे। ये फ़ोटो सेल्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, और फोटोग्राफिक फिल्म भी होती है जो ये डिटेक्ट कर सकती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स। ओके, नेक्स्ट है गामा रेज को डिटेक्ट किया जा सकता है कुछ स्पेसिफिक फोटोग्राफिक फिल्म्स और गाइगर मीटर एक डिवाइस होती है रेडिएशन कैप्चर करने की। तो गाइगर ट्यूब या गाइगर मीटर से आयनाइजेशन चैम्बर एक डिवाइस है जिससे गामा रेज को डिटेक्ट किया जा सकता है, ETC। तो ये इन सब के डिटेक्शन प्रोसेस हैं, इन सब को यूज़ करके हम डिटेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके।